हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मनी मार्केट की अगर बात करें तो ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है। तो इट मीन्स व्हाट कि इस मार्केट में उन फाइनेंशियल एसेट्स को डील किया जाएगा जो नियर मनी हो, मतलब जो बहुत ईजिली मनी में कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक, तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे उन फाइनेंशियल एसेट्स को डील करते हैं जो बिल्कुल मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब उनको बहुत ईजिली मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए तो इसका नाम है मनी मार्केट। है ना, ऐसा मार्केट जो मनी में ईजिली कन्वर्टेबल हो। तो इस मार्केट में उन फाइनेंशियल एसेट्स को या उन इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते हैं जो एक दिन से लेके और एक साल के अंदर की मेच्योरिटी पीरियड को रखती हो। मतलब आप अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो जो मेच्योरिटी पीरियड होगा उसका वो एक दिन से लेके एक साल के अंदर का होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं। है ना, क्योंकि मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। यहाँ पे आपको कम समय के लिए अगर पैसे चाहिए तो आप यहाँ पे इस मार्केट में आ सकते हैं। है ना, और यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो भी आप इस मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड होते हैं उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को या उस तरह के फाइनेंशियल एसेट्स को इस मार्केट में डील किया जाता है, और जिसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, इस तरह के मार्केट को ही हम मनी मार्केट कहते हैं। तो इस मार्केट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए आपको फंड्स ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत कम टाइम के लिए आप पे कोई कैश की शॉर्टेज हो गई है या कोई पेमेंट आपको करनी है और आपके पास फंड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस फंड्स को रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर उनकी बात करें कि जिनके पास एक्सेस सरप्लस होता है, जो सेवर्स होते हैं हमारे, तो वो अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सिर्फ हमको 6 महीने के लिए लगाना, 6 महीने के बाद मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उनके लिए भी ये मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अपने फंड्स को लगा के रिटर्न अच्छा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनी मार्केट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया क्लासिफिकेशन में कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। एक साल से कम के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मनी मार्केट में बाय एंड सेल होते हैं। ठीक है, यहीं पे इनको परचेज किया जाएगा, इनको सेल किया जाएगा, वो हमारा मनी मार्केट कहलाता है। अब इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट कैसा हो गया, मनी मार्केट एक लो रिस्क मार्केट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिस्क मिनिमम है, क्योंकि बहुत कम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या पैसे को बोरो किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में रिस्क की डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, नहीं पेमेंट होगा, इसकी चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। ये एक अनसिक्योर्ड मार्केट है, इसके पीछे कोई बैकअप कोलैटरल सिक्योरिटीज़ या कोई फंड इकट्ठा करके रखा गया नहीं है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको मनी मार्केट में कोई चीज़ परचेज या सेल करनी है तो ये प्लेस है, यहाँ के इस मार्केट में चले जाइए, यहीं पे आपको होगा। तो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, ये वाया टेलीफोन, ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू ये मार्केट पूरा रन करता है। ठीक है, कोई फिजिकल लोकेशन इस मार्केट का नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती है बहुत हाईली लिक्विड होती हैं, मतलब जिन इंस्ट्रूमेंट्स, जिन पेपर्स, जिन सिक्योरिटीज़ में इस मार्केट में डील किया जाता है वो बहुत लिक्विड होती हैं। और लिक्विड क्या होता है वो मैंने पहले भी बताया है, जो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है ना, जो कैश में जिनकी कन्वर्टेबिलिटी बहुत ईजी होती है, तुरंत हो सकती है, उसको हम उसकी लिक्विडिटी को उससे मेज़र करते हैं। तो ये बहुत हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे डील होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन फाइनेंशियल एसेट्स को डील किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन या इक्वल टू 1 ईयर होती है। 365 डेज या 365 डेज से कम के टाइम पीरियड के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे डील किए जाते हैं। ये मार्केट हेल्प करता है टेम्पररी कैश की शॉर्टेज को मीट आउट करने के लिए। कोई कैश की ऑब्लिगेशन आपके सामने, किसी की लाइबिलिटीज़ आपको पे करनी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है, तो आप इजीली इस मार्केट को एसेस कर सकते हैं। इस मार्केट के थ्रू आप उस फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मार्केट्स में कौन लोग होते हैं, मतलब कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो अगर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे होते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स होती है, एनबीएफसीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सब होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सब मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। बहुत क्लियरली इस बात को समझिएगा कि ये पूरा मार्केट है जहाँ बाय एंड सेल होने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आपको क्लियर हो तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बाय एंड सेल होने वाला है, ठीक है। अब बाय एंड सेल क्या होगा, पैसे के लिए हो रहा है। तो पैसा तो एग्जैक्टली बाय और सेल नहीं होता है ना कोई चीज़ होती है जो बाय एंड सेल होती है। यहाँ पे पेपर होगा, एक पेपर होता है, बेसिकली उस पेपर में लिखा रहेगा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, या मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पैसे आपको पे करूंगा, या मैं आपसे ले लूंगा। इस तरह से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा रहता है। और उसी जो सिक्योरिटी जिस पेपर में वो इंस्ट्रूमेंट ये सब मैटर्स लिखे होते हैं ना, कि मैं 1 लाख रुपए देने के लिए आपको प्रॉमिस करता हूँ, या मैं आपसे 1 लाख रुपए बोरो करता हूँ, इस तरह का जो स्टेटमेंट जिस पेपर में लिखा होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स वो सिक्योरिटीज बन जाते हैं, उन्हीं को हम सिक्योरिटी कहते हैं। अब वही पेपर सेल या परचेज होते हैं, ठीक है। तो अब जो सेल कर रहा है कि मैं 1 लाख रुपया आपको इस समय प्रॉमिस करता हूँ कि पे कर दूंगा, तो वो सेल करता है कि ये ले लीजिए, खरीद लीजिए। तो सामने वाला अगर उसको खरीद लेता है तो वो 1 लाख रुपया दे देता है। अब उसमें ये लिखा है कि भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपया 1 महीने बाद आपको दे दूंगा। तो सामने वाले ने जब 1 लाख रुपया मुझे दे दिया, अब 1 महीने के बाद मैं उनको 1 लाख रुपया वापस कर दूंगा, उस पेपर में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है। मेरी बोरोइंग की मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे 1 लाख रुपया मिल गया, उनके पास एक्सेस 1 लाख रुपये पड़े हुए थे तो उन्होंने वो पेपर खरीद के 1 लाख रुपया मुझे दे दिया, इसके बदले उनको रिटर्न मिल गया। तो ये जो सिक्योरिटीज में डील हो रहा है ना, इसी को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया हमारा जो मनी मार्केट में डील करता है, जो बहुत फेमस है, वो है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, ठीक है। अब ट्रेजरी मतलब कैसे समझिए, ट्रेजरी बिल्स तो खजाने का एक तरीके से समझिए, है ना। ये ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स की जब भी बात होगी तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको डिनोट कर लीजिएगा। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। तो ट्रेजरी बिल्स क्या हो गया, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और इसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, इसका मतलब समझिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है, वो मांग रही है, पैसे मांग रही है, ठीक है। इस सिक्योरिटीज के बदले वो पैसे लेना चाहती है, बोरो करना चाहती है, ठीक है। और वो लेस देन 1 ईयर में इस पैसे को रिटर्न कर देगी, ठीक। तो ये इस तरह से इस चीज़ को समझिएगा। ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और ये एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, जो ये कहता है कि भाई इतना हम आपको रिपे कर देंगे इतने टाइम के बाद। लेटर ऑन डेट जो भी मेंशन रहती है, जितने टाइम पीरियड का टी बिल इशू किया जाता है उतने टाइम पीरियड के बाद हम आपको वापस कर देंगे। तो प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है आई प्रॉमिस टू पे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको इतना पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है, इस टाइम पीरियड के बाद, जो भी मैच्योरिटी पीरियड हो। मान लीजिए हम कहते हैं 91 डेज की मैच्योरिटी, तो मैं आपको 5 लाख रुपए 91 डेज के बाद रिटर्न कर दूंगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एक पेपर पे लिख के दे रही है, ठीक है। जो परचेज करेगा वो 5 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 5 लाख की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, और सामने वाला क्या कहेगा, मैंने एक सिक्योरिटी परचेज कर ली, ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी सेल कर दी, सेल किया, उसको पैसे मिल गए। क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा इस चीज़ को। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है, कि जो कहता है कि हम बाद में आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो इशू नहीं करती है, तो उनकी जगह पे इसे कौन ऑक्शन करता है, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको इशू करती है। अब इसको 25,000 है उसके मल्टीपल्स में ही इसको परचेज या सेल किया जाता है। क्लियर है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है तो मिनिमम जो इशू करेगी टी बिल वो 25,000 का हो सकता है। 25,000 फिर 25 और ऐड कर दो 50,000 फिर 75,000, तो मतलब 25,000 के मल्टीपल्स में ये हो सकते हैं, ठीक है। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 तरीके टी बिल्स इशू करती है, एक 91 डेज की मैच्योरिटी का, एक 182 डेज की मैच्योरिटी का, एक 364 डेज की मैच्योरिटी का। मतलब 91 डेज में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, 182 डेज में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, या 364 डेज में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। क्लियर है, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि 25,000 का है ये पेपर, ठीक है, टी बिल 25,000 का है, और मान लीजिए 91 डेज का है, तो अब 25,000 उस पे लिखा रहेगा, तो अब सामने वाला 25,000 देगा और गवर्नमेंट भी आपको रिटर्न करेगी 25,000, तो फ़ायदा कहाँ पे है? तो एक्चुअली होता क्या है कि ये डिस्काउंट पे इश्यू होता है। मतलब डिस्काउंट पे इश्यू होने का मतलब लिखा गया है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको 25,000, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि मैं आपको 25,000 रिटर्न करूँगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको खरीदने आ रहे हैं ना, तो हम आपको 25,000 में नहीं, आप इसको 22,000 में खरीद लीजिए। तो मतलब आपको 22,000 देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आपको रिटर्न मिलेगा 25,000। तो इश्यू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है एट पार पे, जो फेस वैल्यू पे लिखा है 25,000, तो उसी पे ये रिडीम हो जाएगा। मतलब जब रिपे करेगी गवर्नमेंट तो वही सेम प्राइस रिपे करेगी। इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जीरो कूपन बॉन्ड, कोई इंटरेस्ट इस बॉन्ड पे नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया जा रहा। फायदा क्या मिल रहा है, जो परचेज प्राइस है और जो रिडम्पशन प्राइस है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू
वैल्यू, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को, मतलब जो डिस्काउंट पे ये इशू किया गया, वो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वही फ़ायदा मिलता है। क्लियर है? तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए एसेट टी-बिल इशू होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट एक सर्टिफिकेट है कि आपने पैसा डिपॉज़िट किया है, ठीक है? तो ये भी क्या हो गया, ये इशू करती है बैंक के थ्रू, ये भी शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स को पूरा करती है, किसकी? बैंक्स की, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये शेड्यूल्ड बैंक हो गई, कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक हो गई, आरआरबीज़ जो रीजनल रूरल बैंक होती हैं या लोकल एरिया बैंक्स जो होती हैं, उनको छोड़ के जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गई, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको भी आरबीआई ने परमिट किया है कि भाई आप सीडीज़ इशू कर सकते हैं, वो सब लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, बैंक्स। क्लियर है? किसको इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? तो इंडिविजुअल को करते हैं, कंपनीज को करते हैं, कॉर्पोरेट्स को करते हैं, इनको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है, मतलब इनसे पैसा लिया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट इनको दिया जाएगा, ठीक है? सेल किया जाएगा किसके थ्रू? इन बैंक्स के थ्रू। अब बैंक्स इनको सेल करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट्स को, तो जो लोग खरीदेंगे वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, वो इसको खरीद लेंगे और इसके बदले पैसे बैंक्स को दे देंगे, तो बैंक की जो फाइनेंशियल नीड्स है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स है, वो पूरी हो जाती है। क्लियर है? और सामने वाले के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक? तो सीडीज़ भी क्या हो जाते हैं, सीडीज़ भी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है प्रोवाइड किया जाता है, रेट ऑलरेडी मेंशन रहता है कि इस रेट से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक? जो मैच्योरिटी पीरियड होती है सीडीज़ की, वो होती है 7 डेज से 1 ईयर के लिए, ठीक है? कमर्शियल बैंक इसको इशू करेंगे, कम से कम 7 दिन के लिए लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, ठीक है? और ये जो होते हैं सीडीज़ जो होते हैं बेसिकली कब बैंक्स इशू करती हैं? बैंक तब इशू करती हैं जब उनके पास क्रेडिट, मतलब लोन लेने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है, लोग ज़्यादा क्रेडिट उठाना चाहते हैं और जो डिपॉज़िट कस्टमर्स कर रहे हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब डिपॉज़िट्स कम आ रहे हैं और क्रेडिट लोन ज़्यादा माँगा जा रहा है। तो इस केस में लोन्स की रिक्वायरमेंट्स को, क्रेडिट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये सीडीज़ इशू करती हैं, फंड इकट्ठा करती हैं और उससे फिर ये लोन बाँटती हैं। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है बैंक्स क्या करती हैं, बैंक्स जो हम डिपॉज़िट करते हैं उसी डिपॉज़िट से वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स क्या होता है? कमर्शियल पेपर्स जो इशू करती हैं वो कॉर्पोरेट्स इशू करती हैं, मोस्टली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, प्राइमरी डीलर्स हो गए या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं अदर देन बैंक्स, ठीक है? वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं, ठीक है? अब सीडीज़ और सीपीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस डिफरेंस इस बात का होता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वो बैंक्स के थ्रू इशू किया जाता है और सीपीज़ जो होता है वो कंपनीज़ के थ्रू इशू किया जाता है। तो अगर वही सेम चीज़ समझिएगा, अब यहाँ पे वो कंपनीज़ इशू कर रही हैं आपको पेपर्स, ठीक है? पब्लिक कंपनीज़ के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये भी क्या होता है कि ये डिस्काउंट पे इशू हो जाएंगे आपका और हाईयर रिटर्न आपको मिलते हैं, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है? कंपेयर टू टी बिल्स, यील्ड भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। कारण समझिएगा, आप कंपनीज़ को पैसा दे रहे हैं तो आपके पास एक डाउट रहेगा ना कि कंपनीज़ कहीं भाग गई, कहीं डूब गई, पैसा रिटर्न नहीं करी, हमारा मैच्योरिटी खत्म होने के बाद भी पैसा वापस ना आया, क्योंकि कंपनीज़ हैं, ठीक है? लेकिन अगर गवर्नमेंट को आप दिए, टी बिल है, गवर्नमेंट को आप पैसा दिए हैं, तो आप इस चीज़ के लिए डरे नहीं, गवर्नमेंट कहाँ भाग के जाएगी, गवर्नमेंट का पैसा तो मतलब सेफ है ना? तो टी बिल्स सेफ होते हैं, पर रिटर्न कंपेयर टू कमर्शियल पेपर्स कम होता है, ठीक है? इसी तरह सीडीज़ हैं, बैंक्स भाग के नहीं जाने वाली है, तो वो भी सेफ एंड सिक्योर होता है। लेकिन कमर्शियल पेपर्स की बात करें अगर, तो कमर्शियल पेपर्स में थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये कंपनीज़ के थ्रू इश्यू किया जाता है, ठीक है? जो सीपीज़ इश्यू होते हैं वो 5 लाख के डिनोमिनेशन में इश्यू होते हैं और उसके मल्टीपल्स में, मतलब 5 लाख की सीपी, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, इस तरीके से सीपीज़ इश्यू होती हैं। एक आता हमारा, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है हमारा कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या होता है ये देखिएगा, कॉल मनी क्या हो गया, ये मनी मार्केट का वो इंस्ट्रूमेंट है जो इंटर बैंक ट्रांज़ैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। मतलब एक कमर्शियल बैंक्स को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो दूसरे कमर्शियल बैंक से उस फंड को पूरा कर रही है। तो मतलब ये पब्लिक को नहीं इश्यू होता है, ये बैंक्स टू बैंक्स होता है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है? सो बेसिकली कॉल मनी एक मेथड होता है जिसमें क्या करती है, बैंक्स बोरो करती हैं एक दूसरे से अपने सीआरआर को मेंटेन करने के लिए। अब सीआरआर को मेंटेन करने के लिए ऐसा समझिएगा कि अभी थोड़ा और पढ़ेंगे आप तो इस चीज़ को समझेंगे कि आरबीआई क्या कहती है इन बैंकों को कि भाई आपको कुछ पैसे रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। जितना डिपॉज़िट आपके यहाँ पे आया, आप सारा का सारा डिपॉज़िट उधार में बाँट दीजिए, ऐसे मत करिए। आपको डिपॉज़िट्स का कुछ परसेंट जो है उसको रिज़र्व करके रखना पड़ेगा अपने ही पास एज़ एन इन अ फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है? वो आपको डिपॉज़िट करके रखना पड़ेगा एंड देन रिमेनिंग जो होगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक को एज़ अ लोन या एज़ अ क्रेडिट।
तो अब सीआरआर जो मेंटेन करना पड़ता है वो आरबीआई के लिए मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए ये मेंटेन करना पड़ता है। तो वो कंपल्सरी है कि भाई इतना परसेंट, अगर बोला गया अगर 4% का सीआरआर है तो जितना डिपॉजिट आया उसका 4% आपको कैश मेंटेन करके रखना है। अब अगर किसी बैंक के पास इसकी शॉर्टेज हो गई, वो सीआरआर मेंटेन करने की कंडीशन में नहीं है, उसके पास इतना डिपॉजिट नहीं है, वो सीआरआर का पैसा सेव करके रख पा रही है, मतलब वो सीआरआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में वो दूसरी बैंक से लेती है, तो उसी को कहती हैं वो कॉल मनी। क्लियर है? अब दूसरी बैंक ऐसे दे देगी क्या? दूसरी बैंक इंटरेस्ट लेती है। तो कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट लिया जाता है या जो इंटरेस्ट बैंक पे कर रही होती है उसी को कहते हैं कॉल रेट, ठीक है? और ये कॉल रेट बहुत वेरिएबल होता है, मतलब हर दिन से, मतलब डे टू डे इसका रेट वेरी करता है, ये कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, डे टू डे वेरी करता है। जैसे अब मंथ एंडिंग सॉरी ईयर एंडिंग चल रहा है, मार्च ईयर एंडिंग में, तो इस टाइम पे ये रेट्स बहुत हाई हो जाएँगे, ठीक है? तो ये मैटर करता है कि क्या टाइम पीरियड है, ठीक है? तो कॉल मनी क्या होता है, बेसिकली ओवर अ नाइट के लिए होता है, मतलब एक दिन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट। सीआरआर हमेशा मेंटेन करके रखना है आपको ना, 4% है तो 4%, अगर किसी दिन ऐसा लगता है कि 4% की जगह 3.99% हो रहा है, मतलब कुछ पैसे से कम पड़ रहा है, तो वो पैसा आपको बोरो करके आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कभी एक रात के लिए पैसे चाहिए हो तो दैट इज़ योर कॉल मनी, 1 डे के लिए होता है। और जब यही 2 से 14 दिन के लिए, 14 डेज़ के लिए चाहिए होता है, तो उसी को हम नोटिस मनी कहते हैं, ठीक है? कॉल मनी, नोटिस मनी, टेंडर मनी ऐसे आते हैं, ठीक है? 15 डेज़ से अबव होता है तो टेंडर मनी हो जाता है। अदरवाइज़ वो कॉल मनी या नोटिस मनी, 1 डे कॉल मनी, 2 टू 14 डेज़ नोटिस मनी और वो टेंडर मनी, ठीक है? तो ये चीज़ एक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स को हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो लोग, मतलब जो कंपनीज़ होती हैं, जो बिज़नेस पर्सन्स होते हैं, वो अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसको फाइनेंस करते हैं कमर्शियल बिल्स के थ्रू। अब इसका मतलब समझिएगा, कंपनीज़ जो कमर्शियल बिल्स यूज़ करती हैं वो क्रेडिट सेल्स के लिए करती हैं, ठीक है? अब जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस पर्सन हैं और आपको रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो आप अपने सप्लायर के पास गए जो रॉ मटेरियल सेल करता है, ठीक है? अब आप उनसे रॉ मटेरियल खरीद लिए, अब लेकिन आप अभी पैसा पेमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं है, आप उधार परचेज़ कर रहे हैं, ठीक? उधर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, तो सप्लायर क्या कर रहा है, उधार सेल कर रहा है, क्रेडिट सेल्स कर रहा है, ठीक है? वो उधार सेल कर रहा है इस रॉ मटेरियल को। तो अब सिक्योरिटी चाहिए ना कि आप पैसा पेमेंट कर देंगे, उधार करने पे तो बहुत डर रहता है बिज़नेस में कि पैसा डूब जाता है। तो क्या करता है, ये जो सेलर है हमारा, मतलब जो सप्लायर था, उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिखा, ठीक है? एक बिल लिखा कि भाई आप जो परचेज़र हैं, आप मेरा पैसा इतने दिन में वापस करेंगे, ठीक है? तो आपके पास वो पेपर लिखने के बाद जो सेलर है, उसको ड्रॉवर कहते हैं, वो पूरा लिख देगा कि आप मेरा पैसा इतने दिन में इतना दिन वापस करेंगे, ठीक है? और बायर को भेजता है, तो ज आपको भेजेगा, ठीक है? आपने खरीदा रॉ मटेरियल, आपको भेजेगा। अब आप उसको साइन करेंगे, येस, मतलब मैं एग्री करता हूँ कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसा वापस कर दूँगा, ठीक है? अब साइन करने के बाद आप इसको वापस कर देंगे, किसको? सेलर को। सेलर इसको लेके बैठा रहेगा, 3 महीने बाद यही बिल दिखा के अपना पैसा वापस ले लेगा। देखिए, मेरे पास रिटन प्रूफ है कि आपने मेरे से उधार माल लिया था और 3 महीने के बाद रिटर्न करने को कहा था, ठीक है? तो ये हमारा, इसी को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल बना, जो एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हुआ, एक्सेप्टेंस वगैरह हुई, एंड देन ये क्या हो गया, आपका वैलिड हो गया, लीगल फॉर्म में आ गया। और इसको क्या कर सकते हैं, अगर सेलर को 3 महीने के पहले पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये बैंक के पास ले जाके डिस्काउंट करा सकते हैं कि भाई ये 5 लाख का बिल है, चलिए ठीक है, आप डिस्काउंट करके हमको 4,75,000 दे दीजिए, 4,80,000 दे दीजिए, बैंक का जो भी डिस्काउंट का रेट रहेगा, उस हिसाब से करके हमको पैसे दे दीजिए। तो सेलर को तुरंत पैसे मिल सकते हैं। तो ये बिल डिस्काउंट भी हो सकता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को जब कमर्शियल बैंक के पास जाके मैच्योरिटी से पहले बिल से पैसा रिसीव कर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल कहते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।